नमस्कार साथियों, इस वक्त आप देख रहे हो पीडीएफ वाला गुरु और मैं आप सबके बीच में लेकर के आया हूं बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर है, अधिगम के लिए आंकलन, असाइनमेंट फॉर लर्निंग। यानी ये सब जो पीडीएफ है, जो इसके अंदर मैं आपको पूरे सीरीज जो है बीएड थर्ड सेमेस्टर की, उस सीरीज का सार समझाने आया हूं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन प्रश्नों का एक संग्रह लेकर के आपके बीच में आया हूं, ताकि आप पेपर देते समय आपके लिखने का आधार आपके विवेक के साथ बन पाए। मैं इस पीडीएफ में आपको सभी प्रश्नों को सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो साथियों, शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने एक भाग और डाल रखा है, वहां से आप प्रश्नों का आंकलन है जो और कर सकते हो, अपनी अपनी बातों को समझ सकते हो। सबसे पहले प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देख रहे हो। प्रश्न ये है कि आंकलन और मूल्यांकन के सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। यानी आंकलन और मूल्यांकन के सिद्धांतों को क्या करना है, स्पष्ट करना है। देखो, अच्छा आंकलन और मूल्यांकन वह होता है जो स्पष्ट और निष्पक्ष और भरोसेमंद और सुधार में क्या हो, सहायक हो। वही आंकलन क्या माना जाता है, एक तरीके से क्या माना जाता है, भरोसेमंद माना जाता है और निष्पक्ष माना जाता है। बात करते हैं उनके सिद्धांतों की। देखो, अलग अलग सिद्धांत दिए गए, जिसमें मैं आपको बात बताऊं, बाद में आपको इस जो सीरीज के अंदर दे रखे हैं उन सिद्धांतों को समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे मैं आपके सामने बताऊं, उद्देश्य को स्पष्ट करना, यह भी एक तरीके से क्या है, आंकलन के लिए मूल्यांकन का सिद्धांत है। व्यापकता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, निष्पक्षता का सिद्धांत, वैधता का सिद्धांत, विश्वसनीयता का सिद्धांत और उपयोगिता का सिद्धांत और सुधार अनुमुखता। ये सभी के सभी जितने भी सिद्धांत आते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, आंकलन में मूल्यांकन के सिद्धांत होते हैं। ध्यान रखना इस बात को। अब मैं आपको आपके जो सीरीज के अंदर क्या दे रखा है वो बताने का प्रयास करता हूं। देखिएगा कि शिक्षा में आंकलन और मूल्यांकन की प्रक्रिया कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए, ताकि यह प्रभावी, निष्पक्ष और विश्वसनीयता रखी जा सके उसमें। तो उसमें सिद्धांत दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले आपको दे रखा है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है? देखो, वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि मूल्यांकन निष्पक्ष और पूर्वाग्रह रहित होना चाहिए। इनमें व्यक्तिगत राय या भावनाओं का प्रवेश नहीं होना चाहिए। यानी पर्सनल कोई इसमें नहीं होना चाहिए, और नहीं अपनी भावना के आधार पे है जो वो प्रश्न है जो बनाने चाहिए। यानी प्रश्न बनाने का तरीका कैसा होना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। उस प्रकार में कोई भी प्रकार का उसमें क्या नहीं होना चाहिए, अपनी कोई व्यक्तिगत भावना उन प्रश्नों में नहीं दिखना चाहिए। यानी मान लो मैं पेपर बना रहा हूं मूल्यांकन करने के लिए, है ना, तो वो पेपर ऐसा बनाऊं कि पूरे उसमें सिलेबस को कवर किया जाए, नहीं कि मैं मेरे जो प्रधान कारक जो है मेरी मत की जो बातें हैं वो सबसे ज्यादा उस पेपर में न पूछ करके पूरा एक सार गंभित जो पढ़ाया है उसके आधार पे ही उस प्रश्नों को पूछने का आधार होना चाहिए। तो ऐसा पेपर बनेगा, उसके अंदर किस प्रकार की बातें मिलेगी, वस्तुनिष्ठता है जो मिलेगी। एक क्या होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। विश्वसनीयता का मतलब होता है कि परिणाम क्या भरोसेमंद और मतलब भी मैंने जो भी निकला वो परिणाम वो भरोसेमंद और भी एकदम अड्डी ग्रहण वाला होना चाहिए। कहने वो मतलब है कि एक ही परीक्षण विभिन्न समय परिस्थितियों में समान परिणाम देने। यानी अगर आपने पेपर दिया है ना, उस पेपर को दूसरी बार भी दोगे ना, तो आप ये देखना कि उसका जो परिणाम जो है वो जो आप दे रहे हो, प्रश्न दे रहे हो तो 80 नंबर का दे रहे हो तो 80 नंबर का ही देना है। दूसरी बार भी ऐसा नहीं है कि दूसरी बार आपने चेंज कर दिया, पेपर दे दिया, 80 नंबर का आंकलन आप कर रहे हो 70 नंबर के आधार पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो परिणाम जो आए, रिजल्ट जो आए, उस पर सभी का विश्वास भी होना चाहिए। कैसे कि अगर 80 नंबर का है तो तमाम बच्चे, ऐसे नहीं कि सभी 80 में 80 आ जाए, अलग अलग तरीके से अलग अलग बच्चों की बौद्धिक क्षमता के आधार पर उनकी उत्तर देने की क्षमता उसमें विकसित होती है। वो आपका कौन सा पेपर होता है, उस मूल्यांकन में आपका कौन सा बात शामिल होती है, विश्वसनीयता शामिल होती है। एक वैधता। वैधता का मतलब है कि जो मापना है वही मापा जाए। यानी कहा जाए कि जिस विषय पे आप, जिस उद्देश्य को लेकर के आप मूल्यांकन कर रहे हो, उस उद्देश्य के आधार पे आपका कार्य क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। वैधता का लिखा है कि मूल्यांकन वास्तव में वही गुण मापे जाते हैं जिसे मापने का उद्देश्य हो। यदि गणित की परीक्षा में केवल भाषा की समझ पर ध्यान दिया जाए तो असंगत मूल्यांकन माना जाएगा। जैसे मान लो आप गणित का पेपर ले रहे हो और उसकी छोटी बड़ी मात्रा की गलती निकाले हो, यह बात ठीक नहीं है। वहां पे आपका मूल्यांकन किस आधार पर होना चाहिए, गणना का आधार मान के होना चाहिए। तो विशेष तौर पर आपको यह याद रखना है।
एक है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता का मतलब होता है कि मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जैसे शिक्षक आसानी से लागू कर सके और उसके लिए समय संसाधन यानी संसाधन और गणना की जटिलता को ध्यान में रखना आवश्यक है। व्यवहारिक ऐसा नहीं कि पेपर का स्तर, मूल्यांकन का जो स्तर है वो बहुत ही हार्ड बना दिया जाए। जैसा आपने हाल फिलहाल में देखा, कई परीक्षाएं होती हैं उसमें पेपरों का तरीका चेंज करके दे दिया जाता है, तो वो जो तरीका होता है उसमें व्यवहारिकता क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। एक होती है समग्रता। समग्रता का मतलब होता है कि मूल्यांकन केवल ज्ञानात्मक क्षेत्र तक सीमित न रखा जाए, उसके अंदर सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक पक्षों का भी क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। और सिद्धांत का पालन करने से मूल्यांकन संतुलित और निष्पक्ष और परिणामोन्मुखी बनता है। यह शिक्षक को सुधारात्मक दिशा प्रदान करता है और विद्यार्थियों की बहुआयामी प्रगति को सही आंकलन संभव बनाता है। ध्यान रखना। अगला वाला प्रश्न आपके स्क्रीन पे देख रहे हो, प्रश्न आपके सामने है कि टेस्ट स्केल और मापन में अंतर क्या है। टेस्ट स्केल और मापन में अंतर पूछा है। देखो, मैं इनको आपको सरल शब्दों में बताऊं ना। टेस्ट क्या होता है? टेस्ट एक तरीके से जांच करने का साधन होता है। स्केल स्तर मापने का एक तरीका होता है। और आपको बताऊं, मापन परिणाम जो होते हैं, परिणामों की संख्या को दिखाने का एक तरीका होता है। तो आप समझ सकते हो कि टेस्ट जांच करने का साधन है, स्केल स्तर बताने का तरीका होता है, और मापन है जो परिणाम को संख्या में दिखाने का एक माध्यम होता है। तो इस आधार पे आप इसमें अंतर कर सकते हो। मैं आपको इनको पढ़ के सुनाने का प्रयास करता हूं। टेस्ट यह एक उपकरण है जिसके द्वारा किसी विशेष ज्ञान, कौशल, क्षमता का आंकलन किया जाता है। उदाहरण के लिए गणित टेस्ट विद्यार्थी की गणितीय क्षमता को क्या मापता है। तो मैंने कहा कि आप जांच कर सकते हो। जांच में उनके लिए क्या क्या आएगा, विशेष तौर पे उसका ज्ञान कितना प्राप्त हुआ, उसके अंदर कौशल कैसा है, कौन से कौशल को सर्वाधिक महत्व देता है, और क्षमता का आंकलन है जो उसमें किया जाता है। स्केल स्तर को मापा जाता है, यानी आंकड़ों को क्रमबद्ध और मानक रूप में व्यवस्थित करने का जो माध्यम होता है उसको अपन क्या कहते हैं, स्केल कह सकते हैं। स्केल की मदद से किसी गुण की तीव्रता और स्तर को परखा जा सकता है। उदाहरण के लिए बुद्धिमत्ता परीक्षण 0 से 100 अंक का एक स्केल है जिसके आधार पर अपन देखते हैं कि कौन तीक्ष्ण बुद्धि है, कौन मेधावी है, कौन प्रतिभाशाली है, कौन मंद बुद्धि है, कौन मूढ़ बुद्धि है, और कौन सामान्य बुद्धि का बालक है। इस प्रकार आपने टर्मन का जो बुद्धि सर्वेक्षण सिद्धांत पढ़ते हैं और टर्मन का बुद्धि परीक्षण है, उसमें टर्मन ने जो बुद्धि परीक्षण के लिए जो एक स्केल तैयार किया था उस आधार पर अपन आंकड़ा ज्ञात करते हैं। तो ये स्तर बताने का तरीका होता है कि किस स्तर पे वो है जो इंडिकेट कर रहा है। अगला मापन क्या होता है। मापन मैंने आपको अभी बताया कि परिणाम की संख्या में दिखाना होता है। जैसे ये लिखा है कि मापन वह प्रक्रिया है जिसमें गुण, क्षमता और प्रदर्शन की संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। मापन के बिना किसी गुण का तुलनात्मक अध्ययन करना बहुत ही क्या होता है, कठिन होता है। बस इतनी सी बातें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अब चलो आगे चलते हैं, नई बातों की तरफ लेकर के चलते हैं आपको। विशेष तौर पे आप समझोगे इस बात को लेकर के कि अगला प्रश्न क्या कहता है, समझे ना। नाम मात्र स्केल को समझाइए। नाम मात्र स्केल को यानी आपका जो नाम मात्र स्केल है वो क्या है, इसको आपको समझाना है। नाम मात्र स्केल का मतलब मैं सीधी सीधी भाषा में बताऊं तो सिर्फ नाम या श्रेणी के आधार पर बांटना कौन सा स्केल कहलाता है, नाम मात्र स्केल कहलाता है। देखो जी हाँ, मैं थाने उदाहरण के लिए बताऊं कि नाम मात्र के आधार पर कि सिर्फ नाम या श्रेणी के आधार पर आप किया बांटा, तो बिंग आधार पर जहाँ लड़का लड़की है, पास या फेल हो सी, विषय का नाम हिंदी, गणित, विज्ञान अलग अलग दे दिया, वह की है नाम मात्र कर दियो कि गणित में इतना नंबर आसी तो टाबर गणित में हिसाब से रसी, विज्ञान में आसी तो विज्ञान में, जियाँ अपन रक्त समूह में शामिल कर सका, जियाँ थे कैस को कह ओ ए ग्रुप गए, ओ बी ग्रुप गए, ओ ए बी ग्रुप गए, ओ ब्लड ग्रुप गए। ये आधार की है, ए स्केल है ना जगह, ए जगह आप तैयार कर रखे हैं, ए नाम दे के तैयार कर रखे हैं। तो आप अपनी सरल भाषा में कह सका कि सिर्फ नाम और श्रेणी के आधार पर बांटना स्केल को क्या कहलाता है, नाम मात्र स्केल कहलाता है। मैं थाने एक तरीकों और बताना चाहूँ कि नाम मात्र स्केल मापने का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें चीजों को सिर्फ नाम या श्रेणी के आधार पर बांटा जाता है। इसमें कोई छोटा या बड़ा क्रम नहीं होता है, केवल पहचान होती है कि इस आधार पर यह हो सकता है। अब मैं आपको इसको बांध के सुनाता हूं। देखो, नॉमिनल स्केल, नाममात्र स्केल मापन का सबसे सरल प्रकार है। इसमें आंकड़ों का केवल वर्गीकरण किया जाता है, किसी क्रम या परिणाम की व्याख्या नहीं होती है।
इसमें संख्या का प्रयोग केवल पहचान या लेबल के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए विद्यार्थियों को लिंग के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे लड़के लड़कियां दो, जहां एक या दो केवल पहचान का प्रतीक है, इनका गणित में महत्व नहीं है। इस प्रकार जाति धर्म क्षेत्र विशेष के विषय के पसंद के लिए नॉमिनल स्केल का क्या किया जाता है, प्रयोग जो है किया जाता है। अब आप शायद इस बात को समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है कि क्रमबद्ध और अंतराल स्केल में अंतर क्या है। क्रमबद्ध और अंतराल स्केल में अंतर पूछा अगले ने। तो क्रमबद्ध स्केल जो होता है, सीधी सरल भाषा में बताऊं, चीजों को क्रम में रखने वाला होता है, और अंतराल स्केल क्रम के साथ अंतर वो जो है तो वो निश्चित होता है। वो आपका कौन सा होता है, आपका अंतराल और क्रमबद्ध। क्रमबद्ध में केवल क्रम बताया जाता है, और अंतराल स्केल में क्रम के बराबर अंतर जो होता है उसको बताया जाता है। वो आपका कौन सा होता है, क्रमबद्ध और अंतराल होता है। यहां पढ़ के आपको बता देता हूं, इसमें आंकड़ों का क्रम निर्धारित होता है, और जो आपका क्रमबद्ध स्केल होता है उसमें, और कौन उच्च कौन निम्न, लेकिन अंतराल समान नहीं होता है। उदाहरण परीक्षा में प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान, ये क्रमबद्ध, इसमें पता चलता है कि कौन बेहतर है और कौन कितना बेहतर नहीं है, ये सब देखने के लिए होता है। एक आपका अंतराल यानी इंटरवल स्केल होता है, इस आंकड़ों के बीच के समान अंतर दिखाया जाता है। यह केवल क्रम नहीं बल्कि दूरी को भी मापता है। उदाहरण तापमान में 10 सेंटीग्रेड से लेकर के 20 सेंटीग्रेड के बीच का अंतर यानी तो 10 सेंटीग्रेड होता है। 20 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड के बीच का अंतर को मापने वाला 10 सेंटीग्रेड होता है। यह इंटरवल स्केल में शून्य बिंदु वास्तविकता को नहीं दर्शाता है। बस इतना सा आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब अनुपात स्केल की क्या विशेषता है, बा और पूछिए। तो अनुपात स्केल की बहुत सारी विशेषता है। जी हाँ, मैं थारे सामने बात करूं तो कई हुए भी यहाँ थे, यहाँ देख रखियो सामने, देखो थे प्रश्न थारे स्क्रीन पर दिख रही है, बिम दिखा रखी। एक तो समान अंतराल, एक असली शून्य, एक संपूर्ण गति जो संपूर्ण गणितीय संक्रियाएं, एक अनुपात ज्ञात करना संभव है, वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक। ऐ सगला का सगला की है अनुपात संकेल की विशेषताएं हैं। एक थाना और बताऊं कि छात्र केंद्रित आंकलन के मौलिक तत्वों को लिख करके समझाइए। छात्र केंद्रित आंकलन को मौलिक तत्वों को है लिख करके थाने समझाना है। तो इनको मतलब है कि आंकलन विद्यार्थी की सीखने और विकास पर मतलब वो कितों ध्यान केंद्रित कर रहा है, वह जगह तत्व है जगह बताना है। जिंग मैंने आप उदाहरण के लिए मैं मेरी तरफ थाने बताना चाहूँ कई बातें जिया विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी है, बात देख सका आप व्यक्तिगत प्रगति पर कितो ध्यान है, कितो कर रहे है, इन कितनी प्रगति है जकी रही है, बा आप देख सका। हाँ, और मैं थाने बताऊँ लगातार मूल्यांकन करना चाहिए। विविध मूल्यांकन प्रणाली है जकी कौन सी काम में ले सका, हाँ वह आप देख सका। और समीक्षा के अंदर सुधार और सुविधा के तरीकों करनी चाहिए। यह सगला का सगला क्या शामिल हुआ है, छात्र केंद्रित आंकलन जो को है बिम शामिल हुआ है। इम तो देखो बहुत सारी चीजें दे रखी है, जी हाँ, वाद विवाद दे दियो, परिणाम है तो अनुभव नेतृत्व के निर्माण, आंकलन का मापन का चयन और अधिगम परिणामों के विवरण का सूत्रीकरण दे दिया। बस इतना सा है। अगला प्रश्न आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर है कि मूल्यांकन के शिक्षण में महत्व को समझाइए। देखो मूल्यांकन का शिक्षण में महत्व इन थाने समझानो है। तो वो तो बहुत सरल बात है कि मूल्यांकन शिक्षण को एक तो महत्वपूर्ण हिस्सा है। आ बात मैं थाने पहली पोती बताई हो, है ना, पहले वीडियो में थे देखी भी होगी। अगर थे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल ने जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अठे थाने बीएड से जुड़ेड़ी और एसटीसी से यानी डीएलएड से जुड़ेड़ी जितनी भी सूचना जितनी भी जानकारी है वह थाने पीडीएफ के रूप में मिल जावेली। चाहे वह डायरी बनानी हो, चाहे बा कुछ भी सूचना हो, बस सभी की सभी सूचना थाने ई चैनल के ऊपर पीडीएफ के रूप में मिल जावेली। दूसरी थाने एक विशेष बात और बता दूं कि जिया राजस्थान के अंदर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा है, चाहे बा नेट सेट आरएस जितना भी बंगा विशिष्ट जगह नोट्स हैं वह थाने अठे ई चैनल पर पीडीएफ के रूप में मिल जावेला। दूसरी थाने बात विशेष बता दूं कि राजस्थान के अंदर जबकि आजकल ऑथेंटिक गाइड वो बहुत बड़ो वर्चस्व बन रहे हैं, वह जबकि ऑथेंटिक गाइड है यानी हिंदी ग्रंथ अकादमी की जगह पुस्तकें हैं, जयपुर मंडल की जगह पुस्तकें हैं, जबकि कोई बड़ा जगह लेखक है बाकी पुस्तकें हैं, वह थाने ई चैनल पर पीडीएफ में मैं थाने सरल तरीके से समझाता हुआ मिल जाऊंगा। ई खातर थे चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि थाने और भी वीडियो और भी जानकारी चैनल पर मिलती रहे। अब आ जाओ वापिस एक बार ध्यान दो मूल्यांकन का शिक्षण में महत्व क्या है। तो मूल्यांकन का शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण भाग मतलब महत्व होता है जो सीखने की गुणवत्ता को बढ़ाता है और सुधार की दिशा देता है और विद्यार्थियों को क्या करता है, प्रेरित करता है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि उसमें अपन 3-4 तरीके से देख सकते हैं।
यानी विद्यार्थी मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिंदु है। जी हाँ, विद्यार्थी की प्रगति को जानने में मदद मिल जाएगी, शिक्षण सुधारने में आसान होती, विद्यार्थी को प्रेरित करता है ये जो मूल्यांकन होता है वो, और निष्पक्ष और पारदर्शी निर्णय लेने की क्षमता विद्यार्थियों के अंदर विकसित करता है, समग्र विकास का योगदान इसमें होता है, सीखने में सुधार की दिशा को दिखाता है। तो आप कह सकते हो कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षण में क्या किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है, यहां से आप पढ़कर भी देख सकते हो, बाकी आप देख सकते हो। अगला प्रश्न देखिएगा, मापन के प्रकारों का वर्णन कीजिएगा। मापन मुख्यतः 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का है मापन? है 3 प्रकार का है। जी मैं थाने इंग मैंने जगह दिखा रखे हैं, भाई थाने बताने को प्रयास करूंगा। जी हाँ थे, एक तो दिखा रखे हो मानसिक या सामान्यकृत मापन। इंग मायने व्यक्तिगत जगह मानसिक गुण है, आदत और मनोवृत्ति का जो आदमी की जो मनोवृत्ति हो है, जिन थे अपनी भाषा में तो यहाँ कह सको कि आदमी की जो नजरियो है, जो दृष्टिकोण हो है, और इंग्लिश की भाषा में कह सको एटीट्यूड, बिंगो जो है मापन कियो जा, बिन ही मानसिक या सामान्यकृत मापन है जो बोलियो जावे है। एक मापन को दूसरो जो प्रकार पूछे है विमान मापन को दूसरो प्रकार है भौतिक व निक्षेपण मापन। इंग मैंने की है कि वस्तुओं का मापन के इसी वस्तुओं का मापन करी जा जो वातावरण के अंदर भौतिक जो वस्तुएं उपलब्ध है बांगो मापन करी जा, और बिंग में मापन की इकाई है जो निश्चित होगी, और बिंग आधार पर जो मापन करी जा तो वो निष्पक्ष मापन है जो कई हो जावे है। एक वह थाने एक बात बताऊं, और तीसरो मापन को प्रकार दे रखे है वो है इप्सेटिव मापन। ये मापन को प्रयोग है जो सबसे ज्यादा रेमंडन केटल नाम का एक मनोवैज्ञानिक था, वह ये मापन को सबसे पहले प्रयोग करियो, और वह मानसिक मापन के विपरीत कई बार व्यक्ति के बाध्य चलन किए हुए है कि हिसाब से बंगा जगह है जो बतायो हो। तो जो रेमंडन केटल है वह 16 प्रकार के शील गुण हैं जो बताने को प्रयास है जो भी करियो हो, जो मापन में काम में लिया करता भी मापन को नाम होया करतो इप्सेटिव मापन। तो थे ध्यान रखो। अगलो प्रश्न तारे सामने स्क्रीन के ऊपर है, मापन के आवश्यक तत्वों को स्पष्ट करना। तो मापन का जो आवश्यक तत्व कौन सा है, तो एक तो गुणों की व्याख्या करना होता है, दूसरा उसमें आप देख सकते हो गुणों की व्याख्या करना विशेष तौर पे उसमें सम्मिलित होता है। तो मापन के आवश्यक तत्व में गुणों की विशेषता और कार्यों को देखना, कार्यों को जांचना और कार्यों की इकाइयों का निर्धारित करना, ये सब चीजें उसमें सम्मिलित हो जाती हैं। तो विशेष तौर पे आपको ये भी बातें याद रखनी है। अब थाने एक बात और बता दूं, मापन के कार्य को कौन सा है वह जगह थाने बताना हो तो जहाँ लिख सकोते भविष्यवाणी करना, तुलना करना, आविष्कार करना, सलाह देना और आंकलन करना। हाँ ठीक है ना, ये विशेष तौर पे। अब आंकलन योजना की तरीकों करी जावे है के हिसाब से हो है, तो बात है देख सको और समझ को का आंकलन जका करी जाए वह कई तरीकों है जका करी जाए। एक थारे बीच में नाम आयो पोर्टफोलियो, वो नाम थे पढ़ के जाइयो, निश्चित तौर पर किताब में जो पेपर में छपने की पूरी संभावना है। पोर्टफोलियो समय की एक निश्चित अवधि में विद्यार्थियों द्वारा किए गए कर्मों का संग्रह होता है। ये रोजमर्रा के काम को भी हो सकता है या फिर विद्यार्थियों के काम के उत्कृष्ट नमूने को भी हो सकता है। पोर्टफोलियो थे यहाँ कैस को डेली जगह ब्लॉग बनावे ने बाने आपके जिंदगी का वह जगह सगला काम एक निश्चित क्रम और एक निश्चित अवधि में जगह बता रहे हैं या बोल रहे हैं या कैमरे में सेट कर रहे हैं जगह पोर्टफोलियो तैयार करना बोला है। तो वो भी के एक आंकलन को प्रकार है। एक पद्धत कार्य यानी असाइनमेंट तैयार करना भी के है आंकलन है। परियोजनाएं, अवलोकन, चेक लिस्ट और एक रेटिंग स्केल सगड़ा का सगड़ा आंकलन या जका मापन है बंगा के है प्रकार है जका हो सके हैं। अब थाने में बहुत सारी बातें बतातो आगे चलूं तो थाने एक बात बताना चाहूँ कि आंकलन जो को किस तरीके से किया जाना चाहिए। आंकलन है जो अध्यापक केंद्रित है या बाल केंद्रित है, तो विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि आंकलन जो करी जावे है वो बाल केंद्रित कक्षा पर आधारित होता है, यानी इसमें बालक पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए या शिक्षक पर ज्यादा ध्यान दिया। तो ये बात पूरी चीज में जो पढ़ सको। इन मायनों प्रश्न आने को एक संभावना। फिर एक प्रश्न जो बने हैं कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं, उनके क्षेत्र क्या हैं, उनकी आवश्यकता क्या है। देखो मूल्यांकन को अर्थ है जो कोठारी आयोग है बन कहो कि मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया और संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक एकीकृत भाग और शैक्षिक उद्देश्यों की पूरी तरह से संबंधित है। यह विद्यार्थियों की अध्ययन आदतें और अध्यापन की निर्देशित विधि पर बहुत ज्यादा क्या डालता है, प्रभाव डालता है। इस प्रकार न केवल शैक्षणिक उपलब्धियों अपितु उनके सुधार में सहायता भी
प्रदान है जो करता है। विशेष तौर पे आपको इतना ध्यान रखना है। अब मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य जो होता है वो बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होता है और इसके द्वारा उनके मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक और सामाजिक विकास को ध्यान देते हैं। तो इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा में हुए परिवर्तनों की जानकारी होना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। और बच्चों के गुण, योग्यता और कार्य कुशलता के आधार पे असमानताएं होती हैं। यदि एक बच्चे किसी काम को ठीक ढंग से कर सकता है तो यह जरूरी नहीं कि दूसरा बच्चा भी उस काम को ढंग से कर सके। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो आपके सामने हो जाती है। अब मूल्यांकन का कार्य कौन सा है, तो वह कार्य था मैं बता रहा हूं कि विद्यार्थी विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं के सभी विषयों के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का मूल्यांकन करना और छात्रों की योग्यताएं एवं कुशलताओं का विभिन्न परीक्षणों द्वारा मूल्यांकन करना और विभिन्न स्तरों पर बच्चों के शारीरिक विकास का मूल्यांकन करना और बच्चों के सामाजिक विकास का मूल्यांकन करना और बच्चों के नैतिक और मूल्यों का मूल्यांकन करना, बच्चों के मानसिक, भावनात्मक और संवेगात्मक विकास का मूल्यांकन करना, ये सब होते हैं। और विशेषता तो मैं आपको पहले भी बता के आया था और इस बार और बता दूं, पहले वाले वीडियो के अंदर विशेषता इसकी लिखी हुई है। निरंतरता, व्यापकता, ये सब की सब क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं। अब देखो मापन मूल्यांकन में अंतर देख लो। मापन किसी वस्तु का अंकात्मक रूप होता है, जबकि अंक देने के बाद अंकों का मूल्य कर निर्धारित करना क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। उत्तर पुस्तिका को जांच कर उसमें अंक देना मापन कहलाता है। किसी वस्तु के मापन को ही, मापने को ही क्या कहा जाता है, मापन कहा जाता है। मापन के क्षेत्र अधिक विस्तृत न होकर सीमित होते हैं। उसके अंतर्गत गणित एवं व्यवसायिक रुचि जैसे कुछ भी परीक्षाएं सम्मिलित की जाती है जिनका उद्देश्य वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। मूल्यांकन का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। उसके अंतर्गत संपूर्ण व्यक्तित्व की परीक्षा ली जाती है। किसी भी व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए उसके मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक और अन्य पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार उसमें कई प्रकार की परीक्षाओं का क्या रहता है, समावेश रहता है। मापन के आधार पर किसी छात्र के व्यक्तित्व के संबंध में निश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि उसके अंतर्गत सीमित परीक्षाओं की व्यवस्था होती है। इसलिए किसी भी छात्र के बारे में निश्चित धारणा बनाने में कठिनाई होती है। मापन विषय की पाठ्य सामग्री पर आधारित होता है। मापन के द्वारा साक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है या एकत्रित किया जाता है, निश्चित किया जाता है, जबकि मूल्यांकन में क्या है, ऐसी प्रस्तुति नहीं होती है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो साधकों के निष्कर्ष को निकालने के बाद प्राप्त होती है और मूल्यांकन के विषय के उद्देश्य पर आधारित है। जो बातें उसमें सम्मिलित होती हैं। आइएगा अगली बात मैं आपको और बता देता हूं कि आंकलन, मापन और मूल्यांकन में अंतर क्या है। मापन और मूल्यांकन प्राय एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग हो सकते हैं और होते भी रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे से काफी क्या है, अलग अलग है। मापन किसी वस्तु का अंकनात्मक रूप होता है, लेकिन मूल्यांकन मापन के साथ साथ परिणात्मक रूप में प्रदान किया जाता है। मापन से यह मालूम किया जा सकता है कि कोई भी वस्तु किसी मात्रा या वजन में, जबकि मूल्यांकन किसी वस्तु के गुण या दोषों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। मूल्यांकन से यह भी पता लगता है कि किसी उद्देश्य को कितना प्राप्त किया जा गया, और जबकि मापन ये बताता है कि कितने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया। और शिक्षा में मापन का प्रयोग छात्रों की विशेषताओं को स्थापित करने के लिए किया जाता है। राइस्टोन ने मापन और मूल्यांकन में अंतर को स्पष्ट करते हुए लिखा था कि मापन में विषय वस्तु के एक पहलू को लिया जाता है, जबकि मूल्यांकन पूर्ण वातावरण के विषय में जानकारी देता है। मापन एक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी के द्वारा धारणा, किसी विशेषता के अंशों को आंकन वर्णन प्राप्त किया जा सकता है। आप देख सको बहुत सारी बातें। परीक्षण को अर्थ की है बताओ, तो परीक्षण से अभिप्राय परीक्षार्थी यानी टेस्ट टेकर के ज्ञान, कौशल, योग्यता, शारीरिक स्वास्थ्य आदि के अंकन से है, ये ध्यान रख लेना। अगला है कि अच्छे मापन उपकरण की विशेषता बताओ, तो वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिकता, सुसंगतता, सटीकता, उपयोगिता, ये सगली की सगली की है एक अच्छे मापन की, एक अच्छे मापन उपकरण की क्या है, विशेषता है। एक उपलब्धि परीक्षण क्या है, उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट, यह एक शैक्षणिक उपकरण होता है जिसका उद्देश्य यह मापना होता है कि विद्यार्थी ने किस पाठ्यक्रम, इकाई या विषय में कितनी जानकारी और कौशल प्राप्त किया है। यह विद्यार्थियों की अधिगम प्रकृति के मात्रात्मक और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रदान करता है, याद रखना। और उपलब्धि परीक्षण है जो दो प्रकार का होता है, एक टीचर मेड टेस्ट होता है और एक आपका जो अलग होता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है। इसमें आपको अलग अलग तरीके से बताना होता है। विशेष तौर पे ध्यान रखना, स्टैंडर्डाइज टेस्ट बता रहा हूं मैं, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है, जिसमें समय, संरचना और अंकन मानकों का प्रस्तुत किया जाता है।
उपलब्धि परीक्षण के मापन के चरण हैं जो आपको याद रखने हैं। ये उद्देश्य का निर्धारण करना, पाठ्यक्रम का विश्लेषण करना और विषय वस्तु का चयन करना और प्रश्न के प्रकार को वितरण करना और प्रारूपण करना, परीक्षाओं का मूल्यांकन करना, ये सब के सब होते हैं। एक आपके सामने प्रश्न आया कि टेस्ट मेड टेस्ट और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में अंतर क्या है। टेस्ट एंड टीचर मेड टेस्ट जो होता है उसमें शिक्षण विशेष कक्षा या समूह के लिए बनाता है। पाठ्यक्रम छात्रों के स्तर के अनुसार प्रश्न बनाए जाते हैं, सरल और शीघ्र तैयार किया जाता है। अंकन शिक्षक द्वारा ही किया जाता है, केवल स्थानिक या कक्षा स्तर पर उपयुक्त होता है। और आपका जो स्टैंडर्डाइज्ड जो टेस्ट होता है वो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जाता है। इसमें समय, संरचना और अंकन मानक होते हैं, वैज्ञानिक और मानकीकृत परीक्षण होते हैं इसमें, यह ध्यान रखना। एक भी कोई सारा जगह टेस्ट हो है। अब थारे सामने एक प्रश्न आया कि टेस्ट आइटम के प्रकार कितने होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है आपका विषयात्मक और एक होता है वस्तुनिष्ठ। विषयात्मक प्रकार आप थे देख को क्या कवे और वस्तुनिष्ठ जो थे देख को क्या कवे, ए दोनों पढ़ जाइयो, पक्को प्रश्न देखने मिलेगो। अगलो प्रश्न है सब्जेक्टिव टेस्ट आइटम का निर्माण किए क्यों है। उद्देश्यों का निर्धारण करना और विषय का चयन करना और प्रश्नों का प्रारूप और निर्देशन और अंकन और समीक्षा और परीक्षण, ये सगड़ा हुआ है। आगे थेडेक्स को ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम को निर्माण किया करे जावे, तो थेडेक्स को थारसा में जगह 5 प्रकार है जगह परीक्षण का निर्माण करने का जगह तरीका है दे रखे हैं, थे देख लियो। एक आगे असाइनमेंट टेस्ट क्यों है, असाइनमेंट नहीं अचीवमेंट टेस्ट। एक अच्छे आइटम की विशेषता लिखो, स्पष्टता, विविधता, विश्वसनीयता, संतुलन, उपयुक्त समय, वस्तुनिष्ठता, ये ध्यान रखियो। अगलो प्रश्न था समय आंकलन के प्रमुख उपकरण कौन सा है। अवलोकन करना, इन ऑब्जर्वेशन करना होता है। परीक्षा का महत्व है, ये देख सको थे। बाह्य परीक्षा कौन सी हो, आंतरिक परीक्षा कौन सी हो। देखो मुदालियर कमीशन माध्यमिक शिक्षा आयोग जो 1952-53 के आसपास आयो और प्रकार बने परीक्षा के महत्व पर प्रकाश डालियो और परीक्षा तथा मूल्यांकन की शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान दियो और विद्यार्थी ने अपने आंकलन को किस सीमा तक उन्नति नहीं की, जांच और अभिभावकों द्वारा इनके लिए आवश्यक है। और बताइए कि बाह्य परीक्षण इंटरनल एग्जामिनेशन, इन परीक्षाओं की व्यवस्था तथा संचालन शिक्षा बोर्ड व विश्वविद्यालय ही करते हैं, ये इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं। एक होता है आंतरिक एक्सटर्नल, तो आप समझ गए एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, ये कौन तय करता है, शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय, संचालन, व्यवस्था तथा संचालन। आंतरिक परीक्षाएं जो इंटरनल एग्जाम जका है वह विद्यालय के अध्यापक द्वारा प्रवेश परीक्षा, साप्ताहिक टेस्ट, मानसिक परीक्षा और त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षाओं को योजना बनाना, ये सब के सब किस में आते हैं, आंतरिक परीक्षा में आते हैं। परीक्षाओं के लाभ क्या क्या होते हैं। परीक्षा अध्यापक अपने लक्ष्य शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहता है। छात्र के वास्तविक मूल्यांकन के लिए परीक्षा दी जाती है। परीक्षा के उद्देश्यों को स्पष्टीकरण होता है। परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सर्टिफिकेट जो अगली कक्षा में प्रवेश या नौकरी की योग्यता प्रदान करता है। छात्रों की उन्नति और प्रगति के आंकलन, छात्रवृत्तियां प्रदान करने में सहायक, मार्गदर्शन में सहायक, व्यक्ति की जांच, ये सब एक समान मापदंड, ये सब। परीक्षा के गुण कौन सा होना चाहिए, प्रमाण पत्र पर आधारित होनी चाहिए, बौद्धिक वर्गीकरण में सहायक होनी चाहिए, मापदंडों को स्थिति, तुलना का आधार, सस्ती विधि, उपयोग में आसानी, प्रेरणादायक मूल्य, मेधावी छात्रों की पहचान, समय सारणी की उपयोगिता, सगली की सगली समझा सके जगह थे बता सको। आगे आप बात करा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। परीक्षण में कौन सा प्रश्न जगह बनाना चाहिए, जी हाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया। वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे जानो के अपेक्षाकृत विश्वसनीय वैधता होती है इस प्रश्नों के अंदर, एक निश्चित और सही उत्तर होता है। आप जगह ऐसे तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोला ना, बन बोला वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब थे बात करो, एक है सत्य असत्य वाला प्रश्न, एक है बहुविकल्पिक प्रश्न, एक मिलान प्रश्न, एक वर्गीकरण प्रश्न, ये सभी के सभी होते हैं। एक उत्तर अति लघुरात्मक प्रश्न है, जगह प्रत्यास्मरण प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति वाला प्रश्न भी है। एक लघुरात्मक प्रश्न होते हैं, एक निम्नात्मक प्रश्न होते हैं। और प्रश्नों की रचना का जो आधार है वो भाषा सरल होनी चाहिए और परीक्षण के लिए जाने वाले एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न का उत्तर न छिपा हो, यह ध्यान रख लेना विशेष तौर पे। अच्छे आंकलन उपकरण की विशेषताएं क्या होती हैं, उद्देश्यता, मितव्ययिता, सुगमता और व्यापकता, ये सगली की सगली की विशेषताएं हैं, ध्यान रखो। आगे थारे सामने एक प्रश्न आयो है कि निदानात्मक परीक्षण का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनकी विशेषताओं को बताइए। देखो निदानात्मक परीक्षण हो गयो, एक व्यापक परीक्षण क्या हुआ है, ऐसी सगली बात है जो कि थे हूँ समझ को, और ई वीडियो ने जो बीच में रोक करके थे पूरा चीज ने समझ को हो। योगात्मक मूल्यांकन ज्ञान कब है, अभी थे चीज में पूर्ण समझ को। निरंतर और व्यापक स्केल मूल्यांकन, यानी आपका निरंतर और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है,
यानी निरंतर व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यानी आपका ये जो मूल्यांकन होता है इसके अंदर आपका रचनात्मक और जो आपका बोधात्मक जो मूल्यांकन किया जाता है वो दोनों इसमें शामिल होते हैं। ध्यान से देखना, अंकन प्रणाली और ग्रेडिंग प्रणाली में अंतर को महत्व लिखिए। ये आपके सामने दिया गया है। सेमेस्टर प्रणाली यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, सीबीएसई क्या है, तो इसको आधार पे आप देख सकते हो कि सेमेस्टर प्रणाली शिक्षा में शैक्षणिक वर्ष को 2 या अधिक खंडों में विभाजित करती है, जिसके निरंतर अध्ययन और मूल्यांकन सुनिश्चित होता है। वो प्रत्येक खंड के अंत में परीक्षा आयोजित होती है, जिसमें छात्रों को प्रगति का वास्तविक आंकलन है जो किया जा सकता है। खुली पुस्तक परीक्षा, ओपन बुक एग्जाम, इसका महत्व क्या है? खुली बुक पुस्तक एक परीक्षा पद्धति है जिसमें विद्यार्थी परीक्षा के दौरान पाठ्य पुस्तक, नोट्स और संदर्भ सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। इसका उद्देश्य केवल रटने की परीक्षा नहीं है, बल्कि विद्यार्थी की समझ और विश्लेषणात्मक समस्या समाधान क्षमता को परख सकता है और खोज करने की विधि, उसमें खोज करने की आदत उस बालक में क्या होती है, विकसित होती है। खुली पुस्तक परीक्षा गुण या दोष बताओ, तो आपको बताना है खुली परीक्षा के लाभ। देखो, छात्र आंकलन के माध्यम से प्रोत्साहित करने के प्रदान करने तो एक विकल्प के रूप में प्रयोग कर सकता है। इसके माध्यम से छात्रों में रचनात्मकता का विकास किया जा सकता है, भविष्य की परीक्षा द्वारा तैयार किया जा सकता है, उदाहरणा को वास्तविक रूप से समझने में सक्षम माना जा सकता है। बहुत सारी विशेषता ध्यान दे रखी है। हानि की ओर उत्तर पुस्तिका जांच करने में समय बहुत व्यतीत होता है। छात्र यदि प्रश्नों का अर्थ नहीं समझ पाते तो उसमें परिणाम प्रभावित होते हैं। यदि प्रश्न पत्र का निर्माण जटिल हो रूप में किया जाता है तो उन्हें प्रश्नों का उत्तर देने में असुविधा महसूस होगी और आंकलन के प्रारूप में विकलांग बच्चों के अनुरूप बनाने की प्रयत्न किया जा सके, ऐसे बड़ी चुनौतियां की देखने में मिल सकता है। प्रश्न बैंक क्या है? देखो, प्रश्न बैंक किसी विषय के संभावित प्रश्नों का संग्रह है जिसका उपयोग शिक्षक परीक्षा निर्माण, टेस्ट, आइटम 10 और मूल्यांकन आयोजना के लिए करते हैं। आप समझ सकते हो। आपका सीसी पूछा है, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन क्या है, इसको उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो समग्र शिक्षा अभियान, सर्वांगीण विकास करना, ये सब बता सकते हो आप इसका। शिक्षा में आंकलन के जो वर्तमान रुझान क्या है, आप अपने आधार पे बता सकते हो। अंकन प्रणाली और ग्रेडिंग प्रणाली में अंतर कह सको थे, बता सको आराम से। और सेमेस्टर प्रणाली का महत्व क्या है, और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीबीएसईएस क्या है, बता सको हो। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आशय क्या है, ये थे बता सको हो। माध्य क्या है? माध्य को सामान्य भाषा में औसत कहा जाता है। यह किसी आंकड़ा समूह में सभी मानों को जोड़कर उसकी संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। शैक्षिक मूल्यांकन के माध्यम का प्रयोग छात्रों में उपलब्धि का सामान्य स्तर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। माध्यिका क्या है? यह मूल्यांकन में उसका महत्व क्या है, तो माध्यिका का यह मान जो किसी व्यवस्थित आंकड़ों को श्रृंखला को ठीक माध्यम होता है जब सभी आंकड़ों को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आप बता सकते हो। बहुलक क्या है? तो शैक्षणिक मूल्यांकन में उसका उपयोग किया जा सकता है, आप देख सकते हो। अगला प्रश्न आपके सामने है, पारस क्या है? आंकड़ों में सबसे बड़ा और सबसे छोटे मान के बीच का अंतर जो होता है वो परास कहलाता है। चतुर्थ विचलन क्या होता है? औसत विचलन क्या होता है? मानक विचलन क्या होता है ना? ये सभी प्रश्न, बहुत सारे जो प्रश्न हैं आपके सामने दिए गए, ये पूरे के पूरे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यहीं से पेपर बनेगा। पहले वाला पेपर जो था विद्यालय जेंडर और समाज वाला जो पेपर था, उस पेपर में सभी के सभी प्रश्न है जो देखने को मिले थे। आप पहले वाली पीडीएफ को देखना, वहां से सभी के सभी प्रश्न जो है इस बार पेपर में आए थे। एक दो प्रश्नों को छोड़ दो, बाकी लगभग सा आपका मटेरियल है जो आपको लिखने की जो विधा है वो यहाँ से सीख सकते हो। तो अब देते हैं, बहुत सारी बातों कर ली हमने, अब लेते हैं आपसे इजाज़त। तो करा घनी घनी रामा श्यामा। तो जय हिंद, जय जय राजस्थान, जय जवान जय किसान।